मौलाना फजलुर रहमान ने साइड्स स्विच की हैं। सब पॉलिटिकल पार्टीज इस धंधे में शामिल थी और उन्होंने जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के कहने पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए। जनरल बाजवा ने इन सब पार्टीज को ये कहा था कि आप इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ना लाएं। यहाँ पर मौलाना साहब तो कुछ गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब बहुत चालाक आदमी है, शातिर आदमी है, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। तो ये अब एस्टेब्लिशमेंट की जो सियासत थी वो ख़त्म हो गई है। जिसने भी यहाँ पर सियासत करनी है, जिसने भी जीतना है, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत करके जीते। आप देख रहे हैं NDN, मेरा नाम है वकास हबीब राना, मेरे साथ मौजूद हैं हसन इफ्तिखार। आज जो सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो है मौलाना फजलुर रहमान का। मौलाना फजलुर रहमान ने साइड्स स्विच की हैं और स्विच कर कर उनको आगे से गले भी लगाया गया है, गले लगाया है PTI ने। और ये होने से पहले मौलाना ने एक इंटरव्यू में कहा कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा उन्होंने हम सबको यानी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा था कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो लेकर आए, और फिर वो लेकर आए हम सब। उन्होंने इस बात पे इसरार किया कि सब पॉलिटिकल पार्टीज़, आप नाम ना लें किसी का, सिंगल आउट ना करें, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ इस धंधे में शामिल थी और उन्होंने जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के कहने पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने, जब उनको पता चला होगा कि वो मौलाना साहब ने क्या कह दिया है, तो उन्होंने अपने जो कनेक्शंस हैं उनको एक्टिवेट किया और उन्होंने अपने मुख्तलिफ सियासतदानों, जर्नलिस्ट, हर तरह का बंदा जो है उसको एक्टिवेट किया और फिर उन्होंने सबको बताया कि भैया हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं था। जनरल फैज़ ने कहा कि मैं तो 21 में चला गया था इस्लामाबाद से, मैं तो कोर कमांडर पेशावर था जिस वक्त की मौलाना बात कर रहे हैं, तो मैं DG ISI कैसे हो सकता हूँ और मैं कैसे मौलाना को कह सकता हूँ कि आप ये करें। और जनरल बाजवा ने अपने जो दोस्त हैं सहाफ़त में उनके थ्रू ये पैगाम बचाया है कि ये बिल्कुल गलत बात है, मैंने बिल्कुल भी मौलाना को ये बात नहीं की थी। इनफैक्ट उनके जो चाहने वाले हैं, जो उनके हमदर्द हैं सहाफ़त में, उन्होंने तो ये भी कहा कि जनरल बाजवा ने इन सब पार्टीज़ को ये कहा था कि आप इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन ना लाएं, और जब आप ले आए थे तो वो उसको वापस लें। और उसके आगे भी कुछ कंडीशंस उन्होंने बताई कि वो उन्होंने ऑफ़र किया था कि हम इस्तीफ़ा दिलवा देते हैं और नए इलेक्शंस अनाउंस करवा देते हैं, आप ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले लें। हसन जी, आप ये बताएं कि मौलाना को हुआ क्या है? अच्छा वकास जी, बात यह है कि मौलाना साहब जो हैं इस सारे खेल में सबसे नुकसान तो उनका हुआ ना, वाइप आउट हो गए पूरे के पूरे खैबर पख्तूनख्वा से, अपनी सीटें नहीं जीत सके, खुद नहीं जीत सके, बेटा नहीं जीत सका, तो नुकसान तो हुआ है, दुख तो मौलाना साहब को है। मैं हैरान नहीं हूँ वैसे सारी बात पे, मौलाना साहब के लेकिन पास हसन कोई ये ऑप्शन जो नहीं था। बात है ना नुकसान वाली, लोग मानते नहीं हैं, तो ये थोड़ा सा रेफरेंस दे दें। शुरू करते हैं, वो जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस हुए थे हाँ, देखें। उसमें मौलाना ने KP स्वीप किया था, अब देखें ना वो लोकल बॉडी लेकिन इलेक्शन, वहां से और आज का सफर थोड़ा सा बयान दैट करें वाज ना द कि एंड कैसे ऑफ नुकसान दैट वाज द हुआ है। एंड ऑफ 2021। ओके, वहाँ पर मौलाना साहब जो थे उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में, सिर्फ मौलाना साहब ने नहीं, बाकी पंजाब भर में भी PTI जो है वो तमाम के तमाम बाई इलेक्शंस आ रही थी। फिर वो आपको याद है डस्का के अंदर इलेक्शन चोरी भी किया गया, तो मामलात खान साहब के लिए बहुत हद तक उस वक्त ख़राब हो चुके थे। जिस वक्त इन्होंने ये सारा कुछ फैसला किया, यहाँ पर मौलाना साहब तो कुछ गलत बयानी से काम ले रहे हैं। वो बाजवा साहब तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो डबल गेम के तो हमेशा से मास्टर हैं, और अब जो सारी कहानियाँ खुलती जा रही हैं उस पर तो बात बड़ी क्लियर होती जा रही है। मैं आपको टाइमलाइन इस तरह की बता देता हूँ इवेंट्स की, हुआ क्या था। फैज़ हमीद साहब जो थे उन्होंने आर्मी चीफ बनना था। खान साहब बड़े इसरार कर रहे थे कि मैंने इनको आर्मी चीफ बनाना है। फैज़ हमीद साहब के जो कोर बैचमेट्स थे उस वक्त, जनरल साहिबान जो थे उसमें जो इस वक्त के करंट इस वक्त हमारे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो भी शामिल थे। उसके अलावा अज़हर अब्बास साहब थे, एक जनरल साहब वो थे, और इस तरह के 2-3 और लोग जो थे। एतराज़ उनको था, मसला सारा जो था वो विद इन द फौज शुरू हुआ इमरान खान साहब के खिलाफ। अच्छा ये जो है ना, इस पे दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो आप ज़रा वो भी बताएं ना कि ये जो इमरान खान साहब की जो ख्वाहिश थी जनरल फैज़ मैं वहीं आने लगा, बनाने वाली, मैं वही बताने लगा, इसका उन्होंने इजहार कहाँ पर किया मैं था? यही आपको बताने लगा। और वो बाकी जनरल्स तक कैसे पहुंची? सर वो गवर्नर हाउस की कहानियाँ सुने, लाहौर का जो गवर्नर हाउस है वहाँ पर खान साहब ने बैठे हुए कहीं फैज़ साहब को कहा माफ़ कीजिएगा, उन्होंने फैज़ साहब को कहा कि इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है ना, मैं आपको अभी आर्मी चीफ क्यों ना बना दूं। और वहाँ पर जो फैज़ साहब है ना, ये खान साहब की इस तरह की बातें सुन के और इस तरह का करके फैज़ साहब वाज आल्सो एक्टिंग लाइक एन आर्मी चीफ। और एक मैं आपको एक और वाक़या बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस का वाक़या है ये। बजन बाजवा साहब जो हैं वो लेकिन जनरल फैज़ ने उसके जवाब में ये कहा कि सर मैं
तब तक आर्मी चीफ नहीं बन सकता। सर उनको खान साहब को तो पता नहीं था ना कि टेप हो रही थी, जनरल फैज साहब को तो पता था कि हम ही टेप कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये टेप बजाय इसके मेरे बॉस तक चले जाए, मैं अपनी क्लैरिफिकेशन दे दूं, खुद ही दे दूं। बाजवा साहब जो हैं वो गए प्राइम मिनिस्टर हाउस एक मीटिंग करने के लिए खान साहब से। उन्हें कहा गया कि आप बाहर बैठें, खान साहब बिजी हैं और खान साहब एक मीटिंग में हैं, आप इंतजार करें। बाजवा साहब आर्मी चीफ पाकिस्तान के थे, उनको इंतजार कराया गया, और जो इंतजार कराया गया जिन शख्स के लिए जिनके साथ इमरान खान साहब मीटिंग कर रहे थे वो थे जनरल फैज हमीद साहब। ओह अच्छा, एक ये भी वाकया हुआ। जी, सिटिंग आर्मी चीफ जो थे उनको जब इंतजार कराया गया तो वो बाजवा साहब की वो और ज़्यादा एहसास हो गया उस बात का जो कोर कमांडर्स उनको बार बार मुसलसल कह रहे थे। और कोर कमांडर्स क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जनरल फैज साहब जो हैं वो खुद को अभी से आर्मी चीफ समझना शुरू हो गए हैं, अभी तो ये आर्मी चीफ बने भी नहीं। और अभी से कैसे फैसला हो गया कि जबकि नाम अभी 4-5 जाने हैं, उनमें हमारे नाम भी हैं, तो ये हमारे साथ ज्यादती है, ये आदमी जो है इस कदर हरकतें इस किस्म की कर रहा है, अपनी नौकरी पक्की कर रहा है, तो आप इसका कोई बंदोबस्त करें। तो जो फैज हमीद साहब की रिप्लेसमेंट की गई ISI से और उनको भेजा गया कोर को करने के लिए, वो असल में बाजवा साहब के अकेले की मर्जी नहीं थी, वो उसके जो इंस्टीट्यूशन का भी और वो जो उसके जनरल से उनका अपना सब कुछ एट स्टेक था। अच्छा सर, अब जब ये सारा कुछ हो गया, ये सारा वाकया चल गया, जो जनरल साहबान थे उनको ये बात का खदशा था कि इमरान खान तो इनको लगाने लगे, तो वो फौज की तरफ से एक इनिशिएट किया गया काम, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम के तमाम लोग लाए भी इमरान खान साहब की हुकूमत में जो थे वो फौज की वजह से थे ना। मतलब ये इमरान खान साहब खुद कहाँ इस काबिल थे कि वो इन तमाम लोगों को इकट्ठा लेकर चल सकते। एक तो खैर मैं अभी इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, 2018 में इलेक्शन भी वो नहीं जीत सकते थे अगर फौज उनके साथ ना होती। जितनी सीटें वो जीते, कम से कम 35-40 सीटें ऐसी हैं जो फौज उनको धांधली से दिलवाई। लेकिन उसके बाद MQM क्या कहते हैं और उनकी जो इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, छोटे इत्तेहादी, बलूचिस्तान की पार्टियाँ, इवन मेंगल साहब, कोई भानमती का कुंबा पूरा उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था। और ये कहते तो है ना कि PDM के बाद भानमती का कुंबा था, खान साहब के अपने पास था, तो इन सबको चलाने के लिए फौज चला रही थी। जब खान साहब को फौज को नजर आया कि खान साहब उनकी मर्जी की हरकत नहीं कर रहे, तो फौज ने वो चलाना बंद कर दिया। और जब चलाना बंद किया तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब बहुत चालाक आदमी है, शातिर आदमी है, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। ये बात जो है बाजवा साहब जो अपनी क्लैरिफिकेशन में कह रहे हैं कि मैंने तो रोकने की कोशिश की थी, वो गलत बात है। वो उन्होंने कब रोकने की कोशिश की थी, जब बिल्कुल पेश हो चुकी थी करारदाद। और ये तमाम वाक़या जो है, ये सीनियर जो तमाम लीडरशिप है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, उसके वो कहते हैं कि मैं इनसे मिला इमरान खान के कहने पर था। सर वो यही बात है ना, मेस में मीटिंग हुई थी, ही सेड कि मैं तो मिला ही इमरान खान जी, वो क्योंकि खान साहब ने कहा कि जय बाजवा साहब मेरी जान छुड़ाएं, मैं आपको एक्सटेंशन दे दूंगा, आप मुझे और बाजवा साहब ने ये भी कहा है कि मैं जिंदगी में 2 दफ़ा मौलाना को मिला हूँ। एक दफ़ा तब जब वो लॉन्ग मार्च लेकर आए थे और वो इनके घर गए थे मिलने, लेकिन वो मीटिंग कहते हैं कि अच्छे माहौल में नहीं हुई और ख़त्म भी अच्छे माहौल में दूसरी मीटिंग भी अच्छे माहौल में नहीं हुई, मेस में मुलाकात वो भी अच्छे माहौल में ख़त्म नहीं हुई थी। अच्छा, अब आपने बात कर ली, हम वो मौलाना के धरने की तरफ एक सेकंड जाएंगे, ये स्टोरी ख़त्म कर लें। वहाँ पे सब इकट्ठे थे, करारदाद पेश हो चुकी थी हटाने की। इमरान खान साहब ने बोला, बाजवा साहब को कहा कि मेरी इनसे जान छुड़ाएं और मैं आपको एक्सटेंशन दे दूंगा, मैं लाइफ टाइम आपको एक्सटेंशन दे दूंगा, मतलब बेसिकली एक और 3-4 साल आप आर्मी चीफ रहे। बाजवा साहब को जब पता चला कि अच्छा मेरा कुछ भला होने वाला है, तो वो गए, उन्होंने सबको बुलाया और वहाँ पे अच्छी खासी गर्मा गर्मी हुई। इस हद तक कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं बाहर जाके बता दूंगा कि आप हमें रोक रहे हैं या आप हमें एज आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम वापस लें, हम नहीं वापस लेंगे। वंस वी टेबल्ड द मोशन, अब या ये इस पर वोटिंग होगी, या ये बचेंगे या ये नहीं बचेंगे। वहाँ कहा गया, बाजवा साहब ने कहा कि वो कहते हैं कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ और एक नया इलेक्शन करवा लेंगे, लेकिन ऑपोजिशन उस बात को नहीं मानी। ये होगी एक वाली बात। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं मौलाना साहब का धरना, अच्छा मौलाना साहब जो हैं वो ये तो कह रहे हैं कि करारदाद जो थी वो नो कॉन्फिडेंस की मूव वो फौज ने करवाई, तो वो ये नहीं बता रहे कि वो जो जब धरना लेकर गए थे उस धरने के पीछे कौन था, और वो धरना जब उठाया गया तो वो किसके साथ गुफ्तो शनीद करके उठाया गया, किन टर्म्स पे उठाया गया, क्या कंडीशंस थी, वो आपने जवाब दे दिया ना। वो बाजवा साहब ने खुद बता दिया कि बाजवा साहब उनकी मुलाकात हुई फजल रहमान साहब की और वहाँ ये सारा मामला हुआ। फजल रहमान साहब जो हैं वो इस वक्त सारे, मतलब इस वक्त लूजर तो काफ़ी ज़्यादा ना, इस बात में कोई शक नहीं है कि इस वक्त इमरान खान इज़ द ओनली विनर राइट नाउ। नहीं, लेकिन हसन की पोजीशनिंग, लेट्स एक्सप्लेन, मैं वो एक्सप्लेन करने लगा हूं ना कि क्या मौलाना ये बार्गेनिंग अपनी पावर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और इज ही रियली गोइंग फॉर अ नेशनवाइड प्रोटेस्ट? इट्स अ लास्ट डिच एफर्ट बाय मौलाना साहब। उसकी वजह यह है कि मौलाना साहब को जब अंदाज़ा हुआ कि 17-18 महीने उन्होंने जो हुकूमत की PDM ने की और उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, बेटा भी उनका वफाकी वज़ीर था, सुबह उनके पास था, सारा कुछ उन्होंने कर लिया, लेकिन जो पब्लिक थी वो उनके खिलाफ थी। तो मौलाना फजल रहमान ने काफ़ी कोशिश की सीट एडजस्टमेंट्स की और इस किस्म की चीज़ों की। मौलाना साहब की ख्वाहिश ये थी कि पंजाब से भी उनको कुछ सीटें दी जाती और मुस्लिम लीग नून जो है वो उनको एडजस्ट करती, किसी जगह पर उनका ये कहना था कि आपको एडजस्ट करना चाहिए। मेरा ख्याल में मौलाना साहब खुद भी शायद लाहौर पंजाब से इलेक्शन लड़ना चाहते थे किसी सेफ सीट से, ताकि उनको ये था, आपको पता मौलाना साहब बलूचिस्तान से भी जाके इलेक्शन लड़े हैं, वहाँ पर उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब ने उस सीट पर इलेक्शन लड़ना था, लेकिन मौलाना के कहने पर उन्होंने खुद नहीं लड़े, उनका जो पार्टी का वर्कर था वो लड़ा और मौलाना साहब वहाँ से भी लड़े। तो मौलाना साहब ने यहाँ भी कोशिश की थी, पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून से सीट मांग रहे थे। मसला वहाँ पे ये था कि नून लीग ये कहती थी कि आपके जो कैंडिडेट हैं वो शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे।
अगर आप लड़ लें, लेकिन मौलाना साहब इस बात को नहीं मानते थे, तो वो दिल पर ले गए उस बात को। और आपने नोटिस किया होगा कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के ऊपर बड़े अटैक किए, उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर अटैक किए। मतलब जरदारी साहब और मौलाना साहब की जो दोस्ती है, हम परसों चौथ भी बात कर रहे थे, वो तो एक बड़ी पुरानी दोस्ती है, वो पीपल्स पार्टी के पहले या दूसरे दौरे हुकूमत के साथ ज़माने से चल रही है। हसन वो कह रहे हैं कि हम बलूचिस्तान में अपोजिशन में बैठेंगे, ही इज इन अ वेरी गुड पोजीशन इन बलूचिस्तान, ही कैन सॉर्ट ऑफ मेक अ गवर्नमेंट विद इन पार्टनरशिप विद आइदर पीपीपी और पीएमएलएन। तो वो कह रहे हैं हम अपोजिशन में वो पाकिस्तान बैठेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, और हाँ। उनका एक नेचुरल अलायंस भी है, मैंने कहा। लेकिन अब मौलाना साहब की नई पोजीशनिंग है, मौलाना साहब को एहसास हो चुका हुआ है कि इस वक्त जो इमरान खान का नज़रिया है या इमरान खान का जो थॉट प्रोसेस है, वो अवाम ने ख़रीद लिया। देखिए, इमरान खान ने बड़ा कमाल किया, वो उसने ये किया है कि उसने रिलीजियस पार्टीज़ को उनकी टर्फ पर जाकर हरा दिया। इमरान खान एक डाइकोटमी है उनकी पर्सनैलिटी के अंदर, और वो उस पर्सनैलिटी की डाइकोटमी से उनको फ़ायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। वो लिबरल्स के लीडर हैं, पाकिस्तान की अशराफिया जो है, पाकिस्तान का मॉडर्न तबका जो है, ये DHAs और गुलबर्ग्स और यहाँ के मॉडर्न लोग जो हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर शायद हम उनको मतलब लिबरल कह लेते हैं बेहतर अंदाज में, उनके भी लीडर हैं। और इमरान खान साहब साथ साथ रिलीजियस लोगों के भी लीडर हैं, वो ये कनाबुद्दीन अस्ताइन के भी लीडर हैं, और वो इन लिबरल शराब पीने वाले और पार्टी करने वालों के भी लीडर हैं। तो ये डाइकोटमी आपको कहीं कहीं बहुत कम देखने को मिलेगी। फजलुर रहमान साहब के साथ हुआ ये कि जो नई जनरेशन नौजवानों की खैबर पख्तूनख्वा में आई, चाहे वो रिलीजियस घरानों में क्यों नहीं पैदा हुए, चाहे वो मदरसों में ही क्यों नहीं पढ़े, लेकिन वो जो ट्रेडिशनली वोट JUI को जा रहा था, वो अब सारा खैबर पख्तूनख्वा में चला गया इमरान खान साहब को। तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और इस पे मैं ये कहूँगा कि इस मुल्क में एक नया वोट बैंक बन गया हुआ है, और वो जिसको कहते हैं ना, इट्स बीन सीमेंटेड, और वो है एंटी एस्टैब्लिशमेंट का। अगर आपने इस मुल्क में इलेक्शन जीतना है आज की तारीख में, मुझे नहीं पता कि 10 साल बाद क्या होता है, लेकिन आज की तारीख में अगर आपने इलेक्शन जीतना है, और अगला इलेक्शन में भी मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि इन्हीं लाइंस पर जीता जाएगा कि कौन एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। अब देखिए ना, हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट तो हमेशा पावर का एक वो सिंबल रहा है कि जो इनके साथ मिल जाएगा वो इलेक्शन वो जीत जाएगा, वो पावर में आ जाएगा। अभी भी वैसा ही हो रहा है, बाय द वे, जो लोग उनके साथ हैं वो पावर में आ रहे हैं। लेकिन दिस कैनॉट लास्ट लॉन्ग, बिकॉज ये जो अब हो चुका है, इसके बाद तमाम पार्टीज और मौलाना इंक्लूडेड, उन्होंने ये फिगर आउट कर लिया है कि भैया अगर सियासत करनी है तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट। आप ये देखें कि ANP ने कैसा स्टांस लिया, उन्होंने खुल के कहा हम एस्टैब्लिशमेंट का साथ छोड़ते हैं। मोर सो जमात इस्लामी के जो कराची के अमीर हैं, उन्होंने भी हाफिज नईम, उन्होंने भी यही किया, उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी, कौन छोड़ता है, लेकिन फॉर अ बिगर गेन। तो ये अब एस्टैब्लिशमेंट की जो सियासत थी, मैं उसको कहता हूँ कि वो ख़त्म हो गई है। इट डजंट हैव अ वोट बैंक। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और नाउ इट्स टाइम कि जिसने भी यहाँ पर सियासत करनी है, जिसने भी जीतना है, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत करके जीते। नवाज शरीफ ने वोट लिया 18 में, 24 में वो इमरान खान ने बिल्कुल, ले 2 लिया। इलेक्शन साइकिल्स में जो पाकिस्तान की अवाम है, मैं तो कह रहा हूँ ना आपको, हम उस दिन ऑफिस में भी बात कर रहे थे, मैंने उस दिन ट्वीट भी की थी कि पाकिस्तान का जो वोटर है ना, वो नज़रियाती हो गया। वो मियां नवाज साहब कहा करते थे ना कि मैं नज़रियाती हो गया हूँ, तो पाकिस्तान का जो वोटर है ना, वो नज़रियाती हो और गया। ये बड़ी खुशी की बात है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट दिस। हम तो मतलब इसके लिए स्ट्रगल करते रहे, और बाकी सूबे भी स्ट्रगल करते रहे। वो कहते रहे कि पंजाब वाले कब नजरियाती होंगे, तो मेहरबानी है पंजाब की कि पंजाब ने वोट किया और उन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट किया है। अच्छा, पता है कि मज़े की बात इसमें विकास भी एक और भी है, वो ये है कि मौलाना साहब को एक और भी एहसास हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा में पोलिंग का जो टर्नआउट है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ पिछली दफ़ा की नस्बत, बल्कि शायद कम ही है। लेकिन वोटर जो है, वो नंबर ऑफ वोट्स वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बढ़ गए। इससे हुआ ये है कि जो मौलाना का वोटर है ना, या वो घर बैठा रहा, या जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि वो मौलाना का वोटर जो नौजवान लड़का है, वो शायद बाहर नहीं माना, उसने अपने बाप को ये कहा होगा कि मैं जाके JUI को ठप्पा लगा के आऊँगा, लेकिन वो ठप्पा जो है अंदर वो PTI को लगाया जाके। ये जो पॉइंट है ना, ये हसन अपनी ऑडियंस के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे एम्फोसिस करना ज़रूरी होता है। आप ये जहन में रखें कि ये जो हसन ने ये जो पॉइंट उठाया ना, ये जो बात की, और पंजाब में भी हसन इज द सेम केस है। और हम इसको सर्वे करते रहे हैं इलेक्शन डे पर, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे लोग, मुख्तलिफ लोगों से हम बात करते रहे हैं कि भाई ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है। 4 बजे तक कोई लड़का शड़का नहीं निकला 18-24 साल वाला, कोई पैंट शर्ट पहन कर नहीं निकला हुआ था कि लाइनें लगी हों 15-20 विकास भाई फैमिलीज आई हैं। ये जो सिचुएशन है ना, एक होती है स्विंग वोटर, एक ऐसा वोटर पैदा हो गया पाकिस्तान में जो फेंस पे बैठा रहता है, वो देख रहा है, वो कुछ चीज़ें देखता होता है। समटाइम्स वो देखता है कि डेवलपमेंट कौन करेगा, समटाइम्स वो देखता है कि मजलूम कौन है, समटाइम्स वो देखता है कि फॉरेन पॉलिसी किसकी अच्छी होगी, समटाइम्स वो देखता है कि इकोनॉमिक जो मुझे कंसर्न है वो क्लियर होते हैं या नहीं होते, समटाइम्स
वो सिर्फ इस बात पे वोट करता है कि हु इज़ विद एस्टैब्लिशमेंट एंड हु इज़ अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट, जो कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में सही साबित होता है। तो उस स्विंग वोटर ने उनको जाके वोट किया है। और हसन ने जो आपको बात बताई है कि केपी में भी जो टर्न आउट है, इट्स नॉट मैसिव अक्रॉस पाकिस्तान इट्स नॉट मैसिव। अक्रॉस पाकिस्तान, इट्स नॉट मैसिव। ये लोएस्ट टर्नआउट है पिछले 3 इलेक्शंस के अंदर। 2008 के आसपास है, 2013 से बहुत कम है, 2018 से भी कम है, 48% का टर्नआउट है, जी जबकि 55 और 53% 2018 में 53% था और 55% था 2013 में, तो कम है। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि इन लोगों ने ऐसा किया। हमारे वो एक साथी हैं, दोस्त हैं, आप लोगों के भी यहाँ पे, अमार अली जान साहब, हकूक़ खल्क पार्टी से वो इलेक्शन लड़े हैं लाहौर के खलके से, सूबाई असेंबली की सीट पे। उनको मिले हैं टोटल 1673 वोट, सॉरी 1573 वोट, ठीक है, सूबाई असेंबली की सीट पे। पर्सनल हो रहे हैं आप? नहीं, मैं पर्सनली होने लगा नहीं, मैं पर्सनली होने लगा, मैं आपको बात बताने लगा। लेकिन उनका ये क्लेम है कि जो उनके बाहर पोलिंग जो बैठे हुए थे, स्टाफ उनका था पोलिंग बूथ्स के बाहर जो पर्चियाँ काट के दे रहा था वोटर्स की वोट ढूंढने के लिए, उनका ये क्लेम है कि उन्होंने 16,000 पर्ची काटी है। तो यार पीटीआई मैं आपको ये बताने लगा नहीं, मैं आपको ये बताने लगा कि पीटीआई वालों ने ये किया। हाँ, पीटीआई वालों ने यही किया। नहीं था हाँ, उन्होंने यही किया, उन्होंने चुप चपीते जाके ये काम डाल दिया। अच्छा, इसमें मौलाना को सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया और इसलिए मौलाना जो है उनकी चीखें भी अब सबसे ज़्यादा सुनाई दे रही हैं। मुस्लिम लीग नून को कुछ तो मिल गया, कुछ क्या, उनको पूरा पंजाब मिल गया, उनको टूटी फूटी सी फेडरल गवर्नमेंट भी मिल गई। शहबाज शरीफ साहब तो खुश हैं, उनको कोई मसला नहीं है। नुकसान तो नवाज शरीफ साहब का हुआ ना। तो अब मौलाना साहब जो है ना, उनका ये ख्याल है कि ये अब हमला करके इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दोस्ती बढ़ाकर वो जो पाकिस्तान की ट्रेडिशनल सियासी जमातें हैं उनको बुरा भला कहेंगे। अब देखें, इनकी सारी बातों के बाद फैसल करीम कुंडी साहब का बयान आया, वो सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उन्होंने कहा मौलाना साहब को भी याद आ रहा है सारा कुछ। मौलाना साहब जो 18 महीने हुकूमत करते रहे थे और यहाँ पे करप्शन का बाजार इन्होंने गर्म किया रखा, और ये एक्चुअल फैक्ट है। अगर इस बात के ऊपर तहकीक की जाए, कंप्लेंट्स हाँ, बहुत ज़्यादा जो निगरान सेटअप था उसमें उनका गवर्नर उनका बंदा था जी। तो अब ये सारे, और उनका सिर्फ बंदा नहीं था, अब उनके समधी हैं। ओके, ठीक है, रिश्तेदार हैं। जी रिश्तेदार हैं। वो मौलाना फजल रहमान साहब के समधी हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो बेटे को भी उनका समधी को उन्होंने गवर्नर बनाया हुआ था, बेटे वजीर थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उन्होंने नहीं ली। इस सब के बावजूद भी अगर वो इलेक्शन हार गए हैं या अगर वो नहीं जीत पाए और कम से कम अपने घर की सीट नहीं जीत पाए, जो लोग इतने पुराने सियासतदान होते हैं, अगर वो अपने घर की सीटें मुसलसल इलेक्शन साइकिल्स में हारना शुरू हो जाएं तो उनको सोचना चाहिए। एक दफ़ा तो चलें गलती हो जाती है, कई दफ़ा ऐसा होता है इंसान की बैड लक होती है, कुछ होता है, वन टाइम हो जाता है। ये दूसरी दफ़ा मौलाना साहब अपने घर से हार गए, तो अब दुख का इजहार करें बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आज बातों बातों में वो जिक्र हुआ है दोबारा कि नुकसान किसको हुआ है। शहबाज शरीफ साहब इज़ हैप्पी, PMLN के पास पंजाब है, लेकिन मियां नवाज शरीफ जो है ही सिटिंग ऑन द फेंसेस, मतलब वो तो उनके हाथ तो कुछ नहीं आया, और जो लोग उनके करीब थे वो भी कुछ सीटें अपनी हारूर गए हैं, तो उनका क्या मुस्तकबिल होगा, वो उस बारे में भी हम किसी दिन बात करेंगे। कल करेंगे, किसी दिन क्यों करेंगे, कल हम उस बारे में तो अभी जो है हम इस शो में मुख्तलिफ गेस्ट को भी बुलाएंगे और आपसे उनको अभी इंट्रोडक्शन करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।